तो रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक बोट को दिखाते हुए जो समुद्र में लगातार आगे बढ़ रही थी। ये सभी लोग अलग अलग आइलैंड पर जाकर वो यूनिक ट्रेजर ढूंढते जो सालों पहले पानी के अंदर दफन हो गए थे। लेकिन अगले दिन पता चला कि उस बोट के अंदर किसी एक मेंबर की मृत्यु हो गई है। कैगली नाम का एक आदमी जो उस शिप का लीडर था वो अपने साथियों के साथ वहाँ पर आता है और थॉमस नाम के दूसरे मेंबर को प्रे करने के लिए कहता है। थॉमस तो एक प्रीस्ट वाली फैमिली से बिलोंग करता था, इसीलिए उसे आत्मा की शांति के लिए प्रेयर आते हैं। थॉमस भी अब बहुत ज्यादा दुखी फील करता है क्योंकि ये मेंबर उसके दिल के करीब था, पर फिर भी जैसे तैसे उसने गॉड से प्रे करना स्टार्ट किया कि इसकी आत्मा को शांति दी जाए। उसने सभी को ये समझाते हुए कई सारे वर्ड्स कहे और आखिरकार उसके मंत्र खत्म होने के बाद वो सभी लोग उस आदमी को पानी में फेंक देते हैं क्योंकि फिलहाल उन्हें समुद्र के किनारे पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा समय था। कैगली नाम का वो लीडर थॉमस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है क्योंकि थॉमस उसके बोट की जानवरों की सुरक्षा करने के साथ साथ उसे लाइफ के बारे में अच्छी सलाह भी देता है जिससे वो आगे अच्छा इंसान बने। हमें पता चला कि थॉमस एक आर्टिस्ट भी है जो लोगों का स्केच बहुत अच्छी तरीके से बना लेता है। फिलहाल तो वो वेनेकू नाम की एक मेंबर का स्केच बहुत अच्छी तरीके से बना रहा था। कैगली भी थॉमस की ये स्किल देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है। उसे नहीं लगा था कि वो इतना अच्छा स्केच कर लेता है। तब जाकर कैगली वेनेकू नाम के उस मेंबर के बारे में बता रहा था जिसका स्केच थॉमस बना रहा है। वो कहने लगा कि वेनेकू एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। इस फैमिली में जो राजा है उसका ही बेटा वेनेकू था, लेकिन अभी तक कैगली को पता नहीं चला है कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है और वेनेकू भी अपने बारे में कुछ खुलकर बताता नहीं। अब यहाँ पता चला कि उनकी बोट बहुत समय से पानी के अंदर है और कई ऐसे स्पॉट्स भी हैं जो छेद हो चुके हैं और पानी अंदर घुसता जा रहा है, तो उन्हें किनारे पर जाना होगा और कुछ लकड़ियाँ उस पर अप्लाई करनी होंगी। इसलिए अब वो वेनेकू को कमांड संभालने के लिए कहता है, जिस पर वेनेकू बोट की डायरेक्शन को चेंज करने लगा था। लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें एक किनारा दिखाई देता है, यानी वेनेकू को एकदम अच्छी तरीके से अंदाजा था कि किनारा कहाँ है और वो विदाउट कंपास के उन्हें लेकर जा रहा था। ये बातें थॉमस को थोड़ी सी अजीब लगती हैं, पर फिर भी उनकी शिप पहले रिपेयर होनी चाहिए, इसीलिए जैसे तैसे सभी लोग किनारे पर उतर जाते हैं। एक थॉमस ही था जो अपने व्हाइट हॉर्स के ऊपर तैरते हुए आ रहा था, यानी थॉमस का स्टाइल ही एकदम अलग होता है। अब यहाँ कैगली और उसके कुछ मेंबर्स चारों तरफ फैल जाते हैं ताकि वो लकड़ियां जमा कर सके और उसी की मदद से अपनी बोट को ठीक करे। हमें तो अब उस किनारे पर थॉमस और वेनेकू एक साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं। थॉमस ने तो वेनेकू से आखिरकार पूछ लिया कि तुम्हारे गले में जो दांत है वो आखिर किसका है। तब जाकर वेनेकू ने बताया कि ये किसी शार्क का दांत है और मुझे ये फैमिली की विरासत से मिला था। थॉमस ने तो उसके चेहरे पर बने निशान के बारे में भी पूछा। वेनेकू ज्यादा कुछ तो नहीं कहता, सिर्फ इतना बोलता है कि ये मेरे फादर और फैमिली की निशानी है जिसे मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। अब सभी लोग अपनी छानबीन कर ही रहे थे और थॉमस जब अपने घोड़े के साथ आगे बढ़ा तभी अचानक उसे एक लेडी दिखाई देती है। उस लेडी का नाम रेंजेमी था जो फिलहाल डरी हुई थी। उसके हाथ में नुकीला चाकू होता है और वो धीरे धीरे थॉमस की तरफ बढ़ रही थी, पर थॉमस ने उसे बिल्कुल डराया नहीं। वो शांति से कहने लगा कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है और मैं तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाऊंगा। जब रेंजेमी को ये कंफर्म हो जाता है कि थॉमस से उसे खतरा नहीं है तो वो उसके घोड़े को जाकर पेट करने लगती है। पर थोड़ी ही देर के अंदर वहाँ कई और ट्राइब मेंबर्स आ जाते हैं जिसमें से एक रेंजेमी का हस्बैंड था। वो तो थॉमस को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कैगली अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच गया। वो तो समझाने लगा कि हम तुम्हें नुकसान बिल्कुल नहीं पहुँचाने आए, इसलिए ये सारी चीजें शांति पूर्वक निपटानी है, ना कि झगड़ा करना है। कैगली ने रेंजेमी के हस्बैंड से ये भी कहा कि हमें कुछ लकड़ियां चाहिए अपने बोट को ठीक करने के लिए, पर वहीं रेंजेमी के हस्बैंड ने बताया कि मुझे इसके बदले ये घोड़ा चाहिए। अब वो सब घोड़ा तो नहीं दे सकते थे, इसीलिए एक एक्स उसे दे दिया गया। रेंजेमी का हस्बैंड इससे मान जाता है और वो वहाँ से दूर चले गए थे। अब थॉमस और कैगली के पास काफी सारी लकड़ियां मौजूद हैं, जिसे लेकर उनके सारे मेंबर्स उसे ठीक करने लगे, यानी अभी बोट को बनने में थोड़ा सा समय बचा हुआ है। तो थॉमस कैगली से कहता है कि हमें थोड़ी देर तक यहाँ रुकना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए नेचर को। कैगली ने इसकी परमिशन तो दे दी होती है, लेकिन थॉमस को कहीं भी वेनेकू नहीं दिखाई दे रहा था। उसे लगा कि वो खाने पीने का इंतजाम कर रहा होगा। अब थॉमस अपने घोड़े पर बैठकर उस जगह को एक्सप्लोर कर रहा था। वहाँ की नेचुरल चीजें इतनी ज्यादा प्योर थीं कि उसकी नजरें हटती ही नहीं। फिलहाल थॉमस थोड़ा सा थक गया था, इसीलिए किनारे पर जाकर वहीं लेट जाता है। उसे लग रहा था कि ये पूरी जगह कितनी ज्यादा अच्छी है, लेकिन जब उसे इस जगह की डार्क रियलिटी पता चलेगी तो उसके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। थॉमस जब उस जगह पर आराम से सोया हुआ था तभी अचानक उसे किसी लेडी के चिल्लाने की आवाज आई। वो तुरंत ही अपने घोड़े को लेकर वहाँ पर भागता हुआ चला गया। पता चलता है कि उस जगह पर दो ट्राइब के बीच में झगड़े हो रहे हैं और वो एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास नुकीले हथियार होते हैं जिससे वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते। चारों तरफ इतने ज्यादा कत्लेआम होते जा रहे थे कि कोई सोच भी नहीं सकता। और हमें अचानक दिखाया गया वेनेकू, जो कि उसी ट्राइब के एक मेंबर का पार्ट होता है, यानी वो किसी रॉयल फैमिली से नहीं बल्कि इस आइलैंड पर मौजूद एक डोमिनेटिंग ट्राइब का मेंबर था।
वो ट्राइब धीरे धीरे टेरिटरी को एक्वायर करती और पूरे आइलैंड को अपने कब्जे में करना चाहती थी। सामने जो भी आता वो उन्हें खत्म कर देते। थोड़ी ही देर में वेनुगो के फादर जो कि लीडर थे और उनका नाम अकाटा होता है, वो वहाँ पर अपने सैनिकों के साथ आ जाते हैं। उन्होंने तो सामने मौजूद जितने भी ट्राइब मेंबर्स थे आधे से ज्यादा को मार दिया और रेजिमी और उसके हस्बैंड के साथियों को पकड़ लिया जाता है। थॉमस जब उस जगह पहुंचा तो वो सभी को रोकने में बिजी हो गया। अकाटा के कहने पर उसके ट्राइब मेंबर्स एकदम स्टॉप तो हो जाते हैं, लेकिन अकाटा थॉमस से पूछने लगा कि तुम्हें क्या चाहिए। थॉमस जब आसपास देख रहा था तो उस दूसरे ट्राइब के मेंबर्स तो मर चुके होते हैं, सिर्फ रेजिमी और उसका हस्बैंड ही बचा हुआ था। तो थॉमस अकाटा से रिक्वेस्ट करता है कि तुम रेजिमी और उसके हस्बैंड को छोड़ दो। पता चला कि वहाँ पर कैगली आ चुका है और वो अकाटा से कहता है कि थॉमस को जाने दिया जाए। यानी कि अकाटा कैगली को पहले से जानता था और वो तो उसे धन्यवाद भी कहता है उसके बेटे वेनुगो को ट्रेनिंग देने के लिए। दरअसल अकाटा ने जानबूझकर अपने बेटे वेनुगो को इंसानों की दुनिया में भेजा था, जहाँ वो उनके तौर तरीके सीख पाए और ये भी देखे कि वो कौन से वेपन यूज करते हैं। लेकिन कैगली इन सारी चीजों के बदले थॉमस को जिंदा छोड़ने के लिए कहता है, पर थॉमस अड़ा हुआ था क्योंकि उसे रेजिमी और उसके हस्बैंड की जान बचानी थी। वो जब ये बातें बोलता है तो अकाटा गुस्से में सामने आ गया और वो कहने लगा कि इनकी जान के बदले तुम मुझे क्या ऑफर कर रहे हो। तब जाकर थॉमस ने अपने सबसे प्यारे साथी यानी उस व्हाइट हॉर्स को उन्हें दे दिया और उसके बदले उनकी जान छोड़ने के लिए कहा। पर अकाटा उससे भी ज्यादा चालाक था। उसने कहा कि तुम उस घोड़े के बदले सिर्फ एक ही जान बचा सकते हो, बाकी दूसरा मेरे हाथों मारा जाएगा। थॉमस अब काफी कंफ्यूजन में आ गया और वो समझ नहीं पाता कि वो रेजिमी और उसके हस्बैंड में से किससे बचाए। दोनों ही एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन आखिरकार उसने रेंजेमी को चुना। तुरंत ही अकाटा और उसके साथियों ने रेंजेमी के हस्बैंड को मार दिया होता है और रेंजेमी अब बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसका पार्टनर मर चुका है। वो तो उस जगह से जाने के लिए राजी ही नहीं होती, जिस पर अकाटा गुस्से में कहता है कि तुम सब मेरी टेरिटरी से निकल जाओ, नहीं तो तुम सब भी मारे जाओगे। थॉमस, कैगली और बाकी सब रेंजेमी को अपने बोट पर लेकर आ जाते हैं जो ट्रेवल करने के लिए रेडी थी। रेंजेमी को एक सदमा सा लग गया था अपने हस्बैंड के मरने के बाद, पर थॉमस उसका अच्छी तरीके से ख्याल रखता है और नीचे लेके आकर उसे खाने पीने की चीजें देता है। उसने रेंजेमी से कह दिया कि तुम जितना टाइम चाहे यहाँ रह सकती हो, तुम्हारे पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। अब जैसे तैसे वो लोग ट्रेवल करते हुए एक दूसरे बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं जहां थॉमस और बाकी सब व्यापार किया करते थे। हमें पता चला कि थॉमस एक दूसरे व्यापारी से मिल रहा है जो इस जगह की कई सारी यूनिक और ट्रेजर वाली चीजों पर देख रेख करता था। थॉमस की उससे कुछ बातचीत हुई, लेकिन वो टॉप सीक्रेट बातचीत होती है, इसीलिए कुछ बताया नहीं गया। अब थॉमस जब रेंजेमी के पास गया जिसे एक कमरे में रखा गया था, तो रेंजेमी अपने मरे हुए हस्बैंड के लिए प्रे कर रही थी। फिर थॉमस रेंजेमी को आराम करने के लिए बोलकर अपने एक साथी से मिलने चला गया जो चर्च में एक फादर का काम किया करता था। उस फादर ने तो थॉमस को आज के डिनर के लिए इन्वाइट किया होता है। थॉमस ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और जब वापस अपने कमरे की तरफ आता है तो वो देख पा रहा था कि रेंजेमी बहुत ज्यादा बीमार है, उसकी पूरी बॉडी गर्म पड़ चुकी है। अच्छी तरीके से चेक करने के बाद पता चला कि रेंजेमी के पीछे वाले हिस्से में चोट लगी है और अब थॉमस बिना कुछ सोचे समझे उसे ठीक करने लग जाता है एज अ बेटी की तरह। यानी थॉमस के अंदर बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होती कि ये एक ट्राइब मेंबर की बेटी है और बिल्कुल भी इंसानी प्रजाति से ज्यादा बिलोंग नहीं करती। थॉमस तो अब रेंजेमी का थोड़ा मोड़ा इलाज करके वापस आ जाता है डिनर पार्टी के लिए। वहाँ पर सारे बिजनेसमैन और गवर्नर्स होते हैं उस बंदरगाह के जो उस छोटी सी सिटी को मैनेज किया करते थे। थॉमस उन लोगों को अपने बारे में बताता है जो जानते नहीं थे और वो तो उसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट चीजें कहने लगा जो खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है, क्योंकि थॉमस को पता था कि गवर्नर और सारे लोगों ने मिलकर जो टेरिटरी अपनी सिटी की डिसाइड की है वो धीरे धीरे छोटी होती चली जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसे ट्राइब मेंबर्स मौजूद हैं जो लगातार दूसरों के टेरिटरी पर हमला करके उसे अपने अंडर कर लेते हैं। और ये ट्राइब मेंबर कोई और नहीं बल्कि अकाटा और उसके साथी ही थे जिससे मुलाकात थॉमस ने पहले ही कर ली थी। सभी ये बातें सुनकर एकदम दंग हो जाते हैं और थॉमस ने कहा कि जो भी उनके अगेंस्ट जाता है वो उन्हें खत्म कर देते हैं। तो आगे चलकर हमें कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। गवर्नर्स और इन्वेस्टर्स सुनकर काफी ज्यादा घबराने लगे थे। अब उस जगह पर एक डॉक्टर भी होता है जिससे कि थॉमस कह रहा था कि मेरे पास एक पेशेंट है और उसकी हालत खराब होती जा रही है तो उसे ठीक कर दिया जाए। पर वो डॉक्टर कहने लगा कि हमारे पास मेडिकेशन की पहले ही कमी है और बची हुई जो मेडिसिन है वो यहाँ के रहवासियों के लिए है, न कि किसी दूसरे प्रजाति के इंसानों के लिए। थॉमस इससे निराश हो जाता है और जब वो डिनर करके बाहर निकल रहा था तो उसे बेथ नाम की एक लेडी मिलती है। बेथ ने तो तुरंत ही उसे मिस हाथी नाम की एक लेडी के बारे में बताया जिसके पास अच्छी वैदिक कलाएं थी और हो सकता है कि वो तुम्हारी पेशेंट को ठीक कर दे। थॉमस बेथ का शुक्रिया अदा कहकर सीधा मिस हाथी के पास चला गया। थॉमस ने जब बताया कि उसके पास रेंजेमी नाम की एक ट्राइब वाली लड़की है और उसे इलाज की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो ट्राइब मेंबर का नाम सुनकर तो मिस हार्थी ने उसे इलाज करने से ये मना कर दिया। थॉमस तो कहने लगा कि वो भी तो एक इंसान है, भले ही वो इंसानी प्रजाति के बीच नहीं रहती। थॉमस अब निराश होकर जब वापस घर की तरफ आता है तो पता चला मिस हार्थी भी वहाँ पहुँच गई है, यानी वो रेंजेमी का इलाज करेंगी।
अब मिस आरती को जितनी भी नॉलेज होती है वो उससे अप्लाई करके रंजमी को ठीक करने लगी। उसके कई सारे चोटों को ठीक करने के साथ साथ वो एक ऐसा सूप बना रही थी जिसे पीने के बाद हो सकता है रंजमी ठीक हो जाए। इन चीजों के बाद वो कुछ मंत्र भी पढ़ती है जो उसके फैमिली मेंबर्स ने उसे सिखाया था, और लगता है कि ये सच में काम कर रहा है, क्योंकि रंजमी की हालत पहले से और ज्यादा अच्छी हो चुकी है। अब अगले दिन पता चला कि एक मेंबर वहाँ पर बहुत तेजी से बेल बजा रहा है, यानी कोई तो उनके टेरिटरी के अंदर घुस चुका है। थॉमस, मिस आरती और बाकी सब जब देखने के लिए आते हैं तो पता चला कुछ स्ट्राइक मेंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं। उनकी पूरी टीम साथ में थी जो सिटीजन्स के लिए काफी खतरनाक हो सकती है। लेकिन पास आने के बाद पता चला कि ये सब रंजमी के फादर के लोग हैं जो वहाँ एक्चुअल में रंजमी को वापस लेने आए। रंजमी के फादर जो उस ट्राइब के लीडर हुआ करते थे वो अपनी बेटी को बुलाते हैं, पर तभी रंजमी गुस्से में कहने लगी कि मुझे वो मेंबर्स चाहिए जिन्होंने मेरे हस्बैंड को मारा, उनसे बदला लिए बगैर मैं वापस नहीं जाने वाली। अपनी बेटी का दिल रखने के लिए उसके फादर ने कुछ ऐसे मेंबर्स को पकड़ा होता है दूसरे ग्रुप के जिन्हें वो जानबूझकर कल्प्रिट बना देता है, और अब उन सभी को एक एक करके अपनी बेटी के सामने मारने लगा, जबकि एक्चुअल में रंजमी के हस्बैंड को मारने वाला तो कोई और ही था। अब उसके फादर यही चाहते थे कि रंजमी वापस लौट जाए, पर अब तुरंत ही मिस आरती ने ये बताया कि तुम्हारी बेटी बहुत ज्यादा बीमार थी और इसे ठीक करने का काम थॉमस और हमने ही किया है। वो अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है तो उसे यहीं रहने दिया जाए कुछ समय के लिए। उसने कई सारी ऐसी इंसानों की चीजें सीखी हैं जो वो वहाँ रहकर नहीं सीख सकती। अब ये सुनने के बाद रंजमी के फादर थोड़ा इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि उसकी बेटी अच्छी जगह पर थी, इसलिए वो कहते हैं कि जब तक वो पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हो जाती वो यहीं पर रहकर सीखेगी। और उन्होंने तो अपना बैरू नाम का एक आदमी उसके साथ रख दिया ताकि वो रंजमी की सुरक्षा करे। अब रंजमी के फादर उसे गुड बाय कहके अपने साथियों के साथ चले जाते हैं। रंजमी को तो बेरू का साथ मिल चुका था, पर अभी भी उसे कुछ डर सा लग रहा था। अब अगले दिन से वो लोग उस सिटी के अंदर रहना स्टार्ट कर देते हैं। हमें पता चला कि थॉमस उस जगह पर जीसस के बारे में कई सारी बातें लोगों को सिखा रहा है। वो तो चर्च में बुलाकर सभी को नई नई बातें बताता है जीसस और उनके धर्म के बारे में। पीछे की तरफ रंजमी और बेरू भी खड़े हुए थे जो ये सारी बातें सुनते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी विदाउट धर्म के गुजारी है। यानी कि थॉमस का ये भी काम था कि वो चारों तरफ अपने जीसस के बारे में सभी को बताए। जैसे तैसे उसका पूरा वो सेशन खत्म होता है और सभी बाहर निकलकर थॉमस को शुक्रिया अदा कहते हैं। थॉमस तो सीधा चला गया रंजमी और बेरू के पास और उन्हें अपने सिटी के अंदर रहने की एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है एक आदमी से जो वहाँ की हर एक लीगल चीजों को रजिस्टर किया करता था। वो आदमी पूछने लगा कि आखिर ये सब कहाँ से आए हैं। थॉमस सिंपली इतना कह देता है कि ये दूसरे आइलैंड के रहवासी हैं। वो थोड़ा शक तो खा रहा था, लेकिन बाद में रंजमी और बेरू को वहाँ रहने की परमिशन दे दी जाती है। रंजमी तो अब मिस आरती के साथ फॉरेस्ट में चली जाती है कुछ सब्जियाँ लाने के लिए, और जब मिस आरती गाना गा रही थी तो वो रंजमी के साथ डांस करने लगी। रंजमी को भी बहुत अच्छा लगता है और वो हर एक स्टेप उससे मैच कर रही थी। वहीं जब हम चर्च में देखते हैं सभी को प्रे करते हुए, तभी हमें पता चला कि बेरू और बेथ की नजरें एक दूसरे से मिल रही हैं, यानी दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। पर ये बातें बेथ के फादर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो नहीं चाहते कि उसकी बेटी से कोई ऐसा रिलेशन बनाए जो हमारी प्रजाति से बिलोंग ही ना करता हो। बेथ के फादर इसके बारे में और ज्यादा कॉन्शियस हो गए। अब वही दोनों जब थॉमस के साथ आगे बढ़ रहे थे तभी रंजमी की नजर एक डांस के ऊपर पड़ी। ये शहर में होने वाला एक ऐसा फंक्शन होता है जहाँ सभी ब्रिटिशर्स मिलकर अच्छे कपड़े पहनकर डांस किया करते। अब तो यहाँ आने के बाद रंजमी को डांस में इंटरेस्ट आने लगा था, इसीलिए वो थॉमस और मिस आरती से कहती है कि मुझे ये सीखना है। पहले तो थॉमस इसके लिए मना कर रहा था, लेकिन मिस आरती जान चुकी थी उसके मन का हाल, इसीलिए बिना किसी को बताए वो रंजमी को अच्छे कपड़े पहनाती है और उसमें रंजमी बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। इनफैक्ट तब जाकर थॉमस ने तो रंजमी को रात में होने वाली डांस पार्टी में भी इनवाइट किया और सभी लोगों के सामने पेश कर दिया। पर यही बात होती है कि सारे ब्रिटिशर्स उसे देखकर खुश तो नहीं हो रहे थे। वो नहीं चाहते कि कोई और कम्युनिटी के लोग उनके बीच में ज्वाइन हो जाए, और वैसे भी ब्रिटिश ट्राइब मेंबर को बहुत ही ज्यादा गरीब और निचले स्तर का मानते हैं। लेकिन इन चीजों को पीछे रखते हुए थॉमस रंजमी को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करता है और उसके साथ अच्छी तरीके से डांस भी करने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चला कि बेरू और बेथ एक दूसरे से चुपके से मिलने लगे हैं और वो काफी क्लोज भी आ गए थे। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बेथ के फादर को बेरू और उसकी बेटी के रिलेशन के बारे में पता चल गया। उसे पहले ही इन ट्राइब मेंबर्स पर गुस्सा आता, इसलिए उसने अपने साथियों को बोलकर बेरू को मरवा दिया। थॉमस जैसे ही कमरे में जाता है तो उसे बेरू मरा पड़ा हुआ मिला। सभी एकदम शॉक हो गए और थॉमस तो बेथ के फादर के पास आकर पूछने लगा कि ये काम किसने किया है। कोई डायरेक्टली ओपन अप नहीं करता, सब एक दूसरे को ब्लेम करने लगे थे। रंजमी को जब ये पता चला कि उसका साथी बेरू मर चुका है तो वो बहुत रोने लगी थी। उसे समझता नहीं कि आखिर अब वो अपने फादर को क्या जवाब देगी। अब बेरू की डेड बॉडी को वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने लगे ताकि उनके कबीले वालों के पास भेजा जा सके। थॉमस ने डिसाइड किया कि वो खुद उसे लेकर जाएगा वहाँ पर। कुछ ही घंटों के अंदर एक मेंबर का नाम सामने आ जाता है जिसने कि बेरू को मारा था। सभी लोग उसे बहुत ज्यादा मिलकर मारने लगते हैं क्योंकि ये गलत काम है। भले ही बेरू एक दूसरी प्रजाति का है, लेकिन वो है तो इंसान ही।
तुरंत ही उस मेंबर को हिरासत में ले लिया गया था। पर थॉमस अब सोच नहीं पाता कि वो उन ट्राइब मेंबर से कहेगा क्या। पता चला कि बेथ भी वहाँ आ गई थी बेरू की एक लास्ट बार देखने के लिए, और अगले मोमेंट में थॉमस अपने घोड़े के साथ बेरू को घसीट कर लेकर जाने लगा। पता चला कि मिस हार्थी और रेंजिमी भी उसके साथ जा रहे हैं। ट्रैवल करते हुए अब काफी रात हो गई थी तो वो एक जगह पर रुक गए। थॉमस तो रेंजिमी का स्केच बनाने लगा था और मिस हार्थी के बारे में पूछता है। हार्थी ने बताया कि कई साल पहले उसके हस्बैंड मर चुके थे एक वॉर के दौरान, और तब से वो इन ब्रिटिशर्स के बीच में आकर रह रही है, पर उसके अंदर भी चाह है कि वो अलग अलग ट्राइब मेंबर्स के बारे में एक्सप्लोर करे। अब लगातार आगे बढ़ते हुए वो सब उस कबीले वाले इलाके में पहुंच चुके थे जहां सभी ट्राइब मेंबर्स को जब पता चला कि बेरू मर चुका है तो वो अजीब तरीके की आवाजें निकालने लगे। ये कोई गुस्सा नहीं बल्कि उसके शांति का प्रतीक बता रहे थे। थॉमस ने तो एक्सपेक्ट किया था कि वहाँ के कबीले वाले काफी गुस्से में होंगे, पर वो बड़ी कामली उसे हैंडल करते हैं और सिर्फ इतना कहते हैं कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने तो थॉमस को वहीं कुछ दिन आराम करने का परमिशन दी और थॉमस तो अगले दिन से ही सारी चीजें नोटिस करने लगता है। उसने वहाँ के लोगों के डेली रूटीन के स्केचेस बनाए और कई सारी चीजें मेंशन की जिससे वो स्टडी कर सके। पर तभी अचानक वहाँ पर गन शॉट की आवाज आती है। थॉमस डर के मारे सीधा उन्हें देखने के लिए चला गया था, पर वो अपने स्केच बुक वहीं भूल जाता है जिसे एक मेंबर ने अपने एक लीडर के पास छोड़ दिया। वो लीडर थॉमस द्वारा बनाई गई सारे स्केचेस को अच्छी तरीके से देख रहा था। वहीं थॉमस जब उस स्पॉट पर पहुंचा तो पता चला कि सारे ट्राइब मेंबर्स के पास गन मौजूद है और वो उससे शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन सभी में तो रेंजिमी भी शामिल थी जिसने ये सारी चीजें अपने साथियों को बताई होती हैं, यानी अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो सब भी हथियार उठाने लगे हैं। थॉमस को ये देखकर थोड़ा सा डर लगने लगा था क्योंकि इससे तो आगे चलकर लड़ाई स्टार्ट हो सकती है। और जब वो वापस कबीले में आता है तो वहाँ का लीडर उस किताब में दिखाते हुए पूछने लगा था कि इसमें कई लोगों की डेथ क्यों हो रही है। तब जाकर थॉमस अपने सपने के बारे में बताता है कि यहाँ आने से पहले उसे कई दिनों तक सपने आया करते। ये सपने रिलेटेड थे कई सारे ट्राइब मेंबर्स की मौत से जो किसी न किसी रीजन की वजह से अपनी जान दे रहे हैं। थॉमस उन सारे ट्राइब मेंबर से ये भी कह रहा था कि जरूर कोई खतरा तुम्हारे ट्राइब पर मंडरा रहा है, और देखकर साफ पता चल रहा था कि ये कोई और नहीं बल्कि दूसरे खतरनाक ट्राइब मेंबर अकाता की बात कर रहा है। लीडर समझ चुका था, इसीलिए वो डिसाइड कर लेता है कि वो उनसे लड़ने की टेक्निक बनाएगा। उसी रात हमें थॉमस और मिस हार्थी दिखाए गए जो एक दूसरे के काफी पास पहुंच जाते हैं और बहुत अच्छे मोमेंट शेयर करते हैं। अगले दिन ही थॉमस देखता है कि लीडर कई सारे मेंबर्स को टेक्निक सिखा रहा है ताकि वो अभी से ही पार्टिसिपेट कर सके युद्ध में। पर अगर कभी इनमें से कोई भी खतरनाक आदिवासी आपके सामने आ जाए और आपको कुछ समझे ही ना कि उनसे बचा कैसे जाए, क्योंकि उन्हें अगर जरा भी चांस मिलेगा तो वो आपकी जान ही ले लेंगे। तो इनसे बचने के बहुत ही सिंपल रास्ते हैं जो हर किसी को पता होने चाहिए। सबसे पहले तो ये सारे ट्राइब के लोग दूसरों पर इसलिए हमला करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि आप उनके ऊपर अटैक करने आए हो। तो अगर आपने अपने हाथ में जो भी वेपन लिए हैं उसे नीचे रख दो और ऐसा दिखाओ कि आप बिल्कुल भी अटैक करने नहीं आए हो, तो ट्राइब मेंबर थोड़ा सा पीछे हटते हैं। लेकिन अगर क्या हो कि ट्राइब मेंबर्स मांसाहारी और एकदम आदमखोर हों जो दूसरे प्रजाति के इंसानों को देखकर खा जाएं, तो इस केस में हमें ऐसा सोचना है कि हमारे सामने आदिवासी नहीं बल्कि एक खूंखार जानवर है, क्योंकि वो सब फॉरेस्ट में रहते रहते उनकी तरह ही बन गए होते हैं। अगर एक आदिवासी आपके पीछे आ रहा है पकड़ने के लिए तो जानवर की तरह उसे भगाने के लिए एक अजीब सी आवाज कीजिए। ये आवाज कैसी भी हो उन्हें इरिटेट तो जरूर करेगी, और साथ ही साथ अपने आप को बड़ा दिखाने का ट्राई कीजिए ताकि उन्हें लगे कि आप उनसे ज्यादा ताकतवर हैं। दूसरी टेक्निक आती है कि आप पेड़ों के पीछे छुपकर अपने अपोजिट डायरेक्शन में पत्थर मारिए। इससे उन्हें लगेगा कि आप दूसरी तरफ भाग रहे हैं और आपको चांस मिल जाएगा वहाँ से निकलने का। याद रहे कि आपको 1 to 1 फाइटिंग करने नहीं जाना है, क्योंकि वो आदिवासी कई खतरनाक और आपसे ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ थॉमस जो कि उन सारे कबीले वालों के बीच में रह रहा था, वो दिखता है कि वहाँ का लीडर कैगली के आदमियों से बहुत सारी बंदूक खरीद रहा है, यानी वो एक युद्ध की तैयारी कर रहा था अकाता के अगेंस्ट में। थॉमस तुरंत ही जाकर लीडर को समझाने लगा कि ये कोई सोल्यूशन नहीं हो, इससे तुम्हारे कई सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन वो लीडर के सामने और कोई भी सोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा था अपनी प्रोटेक्शन करने का। तब जाकर थॉमस कहता है कि तुम्हें अकाता से हाथ मिला लेना चाहिए, उसे जितनी टेरिटरी चाहिए उसे दे दो और बाकी जगह पर अपने फैमिली वालों को लेकर रहो। लेकिन लीडर तो थॉमस को ही बोलने लगा, तुम जाकर अकाटा से बात करो। अगर अकाटा मान गया तो वो भी अपने हथियार नीचे रख देगा। यानी अब सारी चीजें थॉमस के ऊपर आ चुकी थी। थॉमस सबसे पहले कैगली नाम के अपने साथी से मिलने जाता है और उसे कहता है कि तुम इन आदिवासियों को वेपन्स मत बेचो, क्योंकि ये सब एक समय बाद हम पर ही भारी पड़ जाएगा। लेकिन कैगली को इन बातों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ प्रॉफिट होना चाहिए था, भले इससे वो कुछ भी करे। थॉमस समझ गया था कि कैगली से बात करके कुछ मतलब नहीं, तो वो अपनी बोट में अकाता के ट्राइब मेंबर्स के पास जाने लगा। पता चलता है कि रेंजिम भी उसी बोट के अंदर मौजूद थी और वो थॉमस को अपने कबीले के एक प्राचीन पशु की खाल देने आई होती है। उसने कहा कि तुम इसे अकाटा को ऑफर करना, जिससे वो थोड़ा खुश हो जाएगा। थॉमस को भी ये अच्छा लगता है और जल्द से जल्द वो अकाटा के पास पहुंचा और उसे वो भेंट देकर साफ कहने लगा कि हम सब हाथ मिला लेते हैं, हम जितना शांति बनाएंगे उतना ही गॉड हम पर कृपा करेंगे। पर ये बातें अकाटा की समझ में नहीं आती। वो तो थॉमस को साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि
हम अपनी टेरिटरी बढ़ाएंगे, जो भी सामने आएगा उसे खत्म कर देंगे। अगले दिन ही पता चला कि अकाटा अपनी पूरी सेना के साथ वहाँ पहुंच चुका है और सबसे पहले उसने कैगली को मार दी। ये इसलिए क्योंकि कैगली ने काफी ज्यादा दाम बढ़ा दिए थे उन वेपन्स के। सभी साथी उनके मेंबर्स को खत्म करने लगे और एक तो थॉमस के ऊपर भी झपट्टा मार रहा था। अच्छी बात हुई कि रेंजेमी वहाँ पर पहुंच गई और एक बंदूक की मदद से उसे मार दिया। पता चला कि ये वही आदमी था जिसने रेंजेमी के हस्बैंड को मारा होता है। और अब थॉमस और रेंजेमी घोड़े पर बैठकर वहाँ से निकल जाने लगे। वो दोनों जल्द से जल्द अपने कबीले के लीडर के पास पहुँचते हैं और थॉमस ने तो कहना स्टार्ट कर दिया कि अकाटा की सेना यहाँ आ रही है। तो थॉमस कहता है कि अगर मेरी बोट पर कुछ मेंबर्स आ जाएं तो हम दूसरी तरफ जा सकते हैं। यानी वो भागने की बात कर रहा था, लेकिन लीडर ने साफ कह दिया कि हम मुंह दिखाकर नहीं भागेंगे। जहाँ हमारी संख्या कम होती है और दुश्मन कई ज्यादा। पर हमने हार नहीं मानी और उनसे फाइट करते रह गए। पता चला कि मिस हार्ती भी इस जंग में उनका साथ दे रही है, जिस पर थॉमस समझ गया कि हमें फाइट करनी होगी। कुछ ही घंटों के अंदर अकाटा की कई सारी सेनाएं वहां पहुंच चुकी थी नाव के अंदर। उन्होंने तो कैगली की शिप से कई सारे तोप फायर किए उनके ऊपर और अब देखते ही देखते वहां पर कई सारी जंग होने लगी थी। दोनों ट्राइब मेंबर्स एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करते हैं और यही पता चला कि अकाटा की सेना बहुत ज्यादा है। वो सब भारी पड़ रहे थे। मिस हार्थी को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है इस दौरान। थॉमस तो उसे ठीक करने की कोशिश करता है और इसका ब्लेम खुद पर डालता है। वो भी अब गुस्से में अपने दुश्मनों को मारने चला गया था। लेकिन थॉमस जिस ट्राइब में होता है वो बहुत ही ज्यादा बहादुर थे। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक काफी ज्यादा लड़ाई की और अपने दुश्मन की संख्या कम करते रह गए। एंड में ये पता चला कि अकाटा की सेना कमजोर पड़ने लगी है। धीरे धीरे उनमें से सब मर जाते हैं और अब सिर्फ अकाटा ही बचा हुआ था। उसने अपनी हार एक्सेप्ट कर ली और अब दूसरे ट्राइब का लीडर उसे जान से मार देता है। यानी कि उन लोगों के ट्राइब ने बहुत अच्छा काम किया है इन सारी चीजों को हराकर। अकाटा के बेटे को एक चांस दिया गया ताकि वो उनके ट्राइब में आकर शामिल हो जाए और वो करता भी वैसा ही है। आगे चलकर ट्राइब के लोगों ने ब्रिटिशर से हाथ मिला लिया और बिजनेस में काफी आगे बढ़ने लगे। हमारी भी कहानी यही इसी तरीके से खत्म हो जाती है।